हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडेक्स प्लस। तो आज से 13 सितंबर 2020 में करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो का पीडीएफ विजडेक्स प्लस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो मुंद्रा पोर्ट है, तो ये 3 सवाल है जो ये वन लाइनर है। ठीक है, सबसे लास्ट में छोड़ दिए थे, इनको सबसे अंतिम में देख लेंगे। तो आज का पहला सवाल है कि देश में पहली बार जवाबदेही कानून कौन सी राज्य सरकार ला रही है। तो जवाबदेही कानून है जो कि राजस्थान सरकार द्वारा लाया जा रहा है। ठीक है, तो इस जवाबदेही कानून में क्या होगा, मान लो कोई भी सरकारी ऑफिसर अपना जो भी काम करेगा उसके लिए उसे रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। मान लो कि यदि कोई काम करता है और उसका आउटपुट मान लो कि 100 रुपये लगाए और उसका आउटपुट मान लो 20 रुपये आया, तो अब उसे इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो 80 रुपये का सरकार को लॉस क्यों हुआ, या फिर वो इतना रुपये जनता को डिलीवर क्यों नहीं हुआ। ठीक है, मान लो कोई भी काम कर रहे हो, इस काम का ये रिजल्ट आना चाहिए था लेकिन ये रिजल्ट नहीं आया, तो इस काम का जवाबदेही कौन है, इस काम का जिम्मेदार कौन है। तो ये इस प्रकार का राजस्थान सरकार जो डेवलपमेंट कर रही है बहुत ही अच्छा है। फिर इसका उद्देश्य क्या है, गुड गवर्नेंस देना। ठीक है, गुड गवर्नेंस यानी अच्छी सर्विस देना लोगों को। ठीक है, तो राम लुबाया की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। अब उनका जो किसी भी शिकायत है उसे 15 दिन में इनका निपटारा करना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल है कि वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचक 2020 की रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा आया। तो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचक के स्थान में भारत की पोजीशन है जो 105वें स्थान पर आई है। ठीक है, तो इसे किसने लॉन्च किया है, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट में भारत पहले इसमें 26 पोजीशन की भारत की रैंक नीचे डाउन हो गई। ठीक है, तो हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 1995 में इसे बनाई गई। ठीक है, तो ये क्या बताती है कि इकोनॉमिक फ्रीडम कितनी है। लोग मान लो कि मैं बोलता हूँ यदि ये स्कोर देते हैं कि एक तरफ देते हैं 0, एक तरफ देते हैं 100। ठीक है, तो शून्य का अर्थ है कि आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है और 100 मतलब आर्थिक स्वतंत्रता है। ठीक है, आप अपने रुपए को किस तरह यूज कर सकते हो, आप कितनी फिनांस इकोनॉमी में रहते हो, या फिर आप रुपए का कितना मल्टीपर्पज़ यूज अपने अकॉर्डिंग किसी भी पाबंदी के बिना आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये दुनिया की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था बताती है कौन सी कितनी इकोनॉमी ओपन है और कितना आप रुपये का अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। तो ये और चीन का स्थान अपने जो भारत से भी कम रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल है कि आचार्य विनोबा भावे की 125वीं जयंती मनाई गई, वे किस आंदोलन के संस्थापक थे। तो आचार्य विनोबा भावे हैं जो कि भूदान आंदोलन से संबंध रखते थे। ठीक है, तो विनोबा भावे वो व्यक्ति थे जो 1940 में, ठीक है 1940 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ चुका था, गांधी जी ने टारगेट किया कि अब सरकार हमें आंदोलन तो नहीं करने दे रही लेकिन हम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में, ठीक है मतलब कि एक गांव से एक आदमी आ जाए, दूसरे गांव से दूसरा आदमी सत्याग्रह करे, तो उसमें से सबसे पहले जिस गांव से चुने गए थे वो विनोबा भावे थे। ठीक है, सेकंड नंबर था जो नेहरू जी का लगा था, और उस व्यक्तिगत सत्याग्रह में तकरीबन 25,000 लोगों को जेल में भेजा गया था। तो विनोबा भावे जो 11 सितंबर 1895 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इनका जन्म हुआ तथा अब इनकी 125वीं जो जयंती मनाई जा रही है। ठीक है, उन्होंने सर्वोदय आंदोलन शुरू किया और भू आंदोलन की ये संस्थापक थे। तो ये इनका इम्पोर्टेंट है। 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया और 1983 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, फिर अभ्यास ज़ोल्फागर 99 किस देश ने शुरू किया। तो इसका राइट आंसर है अभ्यास ज़ोल्फागर 1919 किस देश ने शुरू किया। तो इसका राइट आंसर है जो आप मैप के माध्यम से देख सकते हो, ईरान है। ठीक है, इसका क्या होगा कि मान देखिए ये ईरान है, तो ईरान के आसपास के एरिया में यहाँ ये पर्शियन गल्फ पड़ती है और यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान पड़ता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये ओमान कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये हॉर्मुज जल संधि है। हॉर्मुज जल संधि क्या करती है कि मान लो इस एरिया को और इस एरिया को एक पतला सा नैरो बैंड देती है ताकि कोई भी पास आउट हो सकता है। ठीक है, यदि मैं ये बोलता हूँ कि इस हॉर्मुज जल डमरू को, ठीक है ये हॉर्मुज जो जल का बैंड है इसे यहाँ ब्लॉक कर दिया जाए ऐसे कोई सेना आके, तो यहाँ फिर इन चीज़ों का अपने जो भारत में ऑयल आता है वो नहीं आ पाएगा। तो यहाँ इस एरिया में सुरक्षा करने के लिए ओमान सागर में 3 दिवसीय ज़ोल्फागर 1999 ये अपने युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा कि यहाँ की नौसेना को सिखाया जाएगा कि आप इस क्षेत्र की सुरक्षा कैसे कर सकते हो, या फिर जो समुद्री लुटेरे होते हैं उनसे आप कैसे कर सकते हो, या फिर किसी भी प्रकार का आतंकी हमला हो जाए तो इस सुरक्षा से आप कैसे निपट जाओगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल है
कि स्टार्टअप परितंत्र के समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस राज्य का रहा है। ठीक है, तो स्टार्टअप खोलने में कौन सा राज्य सबसे अच्छा काम करेगा, इसके लिए एक रैंकिंग निकाली गई है। ठीक है, तो वाणिज्य व उद्योग मंत्री ने वर्चुअल समारोह के माध्यम से, ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से स्टार्टअप परितंत्र, ठीक है, कोई भी आप स्टार्टअप नया खोल रहे हो तो उसके लिए रैंकिंग के दूसरे संस्करण को अभी जारी कर दिया गया। ठीक है, तो इनमें कई बिंदुओं पर काम करते हैं कि संस्थागत समर्थन कैसा है, या फिर आसान अनुपालन आप कितना हो पा रहा है, या फिर इंक्यूबेशन समर्थन कितना है, सीड फीडिंग सहायता कितनी है, ठीक है, उद्यम अनुदान कितना है, गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कितना ग्रांट मिल रहा है, कितना अनुदान मिल रहा है, इसके लिए ये ऐसा इसमें इस रैंकिंग फ्रेमवर्क को बनाया गया। तो उसमें से देखते हैं कि ये इन कैटेगरी में 5 कैटेगरी में इन्हें विभाजित किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ कौन सा प्रदर्शन कर रहा है राज्य, उत्तम प्रदर्शन कौन कर रहा है, अग्रणी राज्य कौन है, आकांक्षी एस्पायरेशनल अग्रणी राज्य कौन है, उभरते हुए स्टार्टअप पारितंत्र वाले राज्य ऐसे कौन से हैं। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट है जो कि हाल ही में किया गया है। फिर नेक्स्ट वाला है कि स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज किसने शुरू किया। ठीक है, तो स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज है जो कि केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्री ने, ठीक है, जलवायु स्मार्ट शहर आकलन करने के लिए ढांचा 2.0 और स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज अभियान का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो इसमें साथ ही में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भी इनमें सहयोग किया। तो इस कार्यक्रम में क्या किया जाएगा कि तो इसमें शहरों में मान लो कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, या फिर उस इन्वेस्टमेंट आने के बाद उसका यूजेज कैसे किया जाए, और उस जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए क्या क्या रोड मैप उपलब्ध कराना है, तो ये काम इसका काम होगा। ठीक है, फिर इसे 5 श्रेणी में भी विभाजित किया गया, आगे डिवाइडेशन किया गया है। ठीक है, तो ये जो केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है इसने ये काम किया। ठीक है, तो इसने क्या किया, जलवायु स्मार्ट शहर आकलन ढांचा 2.0, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 और स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज। ठीक है, तो ये इस चैलेंज को इससे हमें ख़त्म करना है। फिर नेक्स्ट सवाल कि संयुक्त राज्य अमेरिकी में विदेशी एजेंट अधिनियम में नाम दर्ज कराने वाली भारत की पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी बनी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशी एजेंट अधिनियम के नाम दर्ज कराने वाली पहली राजनीतिक पार्टी है जो कि बीजेपी बनी है। तो इसमें क्या होगा कि मान लो अब जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, जब यूएसए में अभी इलेक्शन होंगे, तो उसमें ये बीजेपी पार्टी है वहाँ पर इनको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। यदि सपोर्ट करेगी तो वो एक टैग लगेगा कि ये जो बीजेपी पार्टी है जो यूएसए के इलेक्शन में इंटरफेस कर रही है। ठीक है, मतलब कि हस्तक्षेप कर रही है कि यहाँ का जो इलेक्शन है उसे फेयर तरीके से या साफ तरीके से नहीं होने दे रही है, कोई ना कोई धांधलेबाजी इन पार्टी के द्वारा की जा रही है। तो इस एक्ट के तहत इसे, ठीक है, फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1938 के तहत इसका नाम आ गया है। तो अब ये ऐसा काम नहीं कर पाएगी यदि बीजेपी किसी भी प्रकार की यदि सपोर्टिंग करती है, तो इस पर ये एजेंट के टाइप का एक टैग लग जाएगा। वो ये बोलेंगे कि यूएसए के इलेक्शन सही तरीके से इंडिया की बीजेपी पार्टी ने नहीं करने दिया, फिर आगे की इस पर कुछ कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है, तो ये विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम कब आया, तो इसे 1938 में लाया गया। क्यों, मान लो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में फांसीवाद का और ज़्यादा प्रचार ना हो सके। ठीक है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए 1938 में लाया। अब उसे इलेक्शन के मामले में भी देखा जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत किस राज्य में बने 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया। तो इसका राइट आंसर है जो कि मध्य प्रदेश में 1.75 लाख घरों का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो ये पहले योजना पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना को जाना जाता था, जिसे फिर नाम परिवर्तन करके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है, 2022 तक हर एक व्यक्ति को घर उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है, और इसमें जो फंड लगता है, मान लो कि 100 रुपये का खर्चा हुआ तो 60 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट, 40 रुपये स्टेट गवर्नमेंट। यदि वो हिमालयी राज्य है, मान लो जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश है, तो वह 90 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट, 100 रुपये में से 10 रुपये स्टेट गवर्नमेंट, 90 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब 60-40 का अनुपात और 90-10 का अनुपात इसमें किया जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला कि किस अमेरिकी राजनेता को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित करने के लिए नामित किया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्होंने हाल ही में इजराइल और यूएई
के बीच में शांति समझौता किया, ठीक है। तो शांति समझौते के लिए कि ये एक बहुत गोल्ड माइन काम माना जाएगा, ठीक है। इससे इस एरिया में जो ये सऊदी अरब और इनके यूएई इनके आसपास का एरिया, इसमें शांति आएगी। तो इसके लिए और इजराइल में भी कुछ हद तक शांति को इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसलिए नोबेल पुरस्कार है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी नामांकन किया है, ठीक है, शांति पुरस्कार के लिए। तो फिर ये नोबेल पुरस्कार क्या है? नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया, ठीक है। ये शांति साहित्य, भौतिक रसायन, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। इसमें जो राशि है, जो $10 लाख की राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। $10 लाख, $1 इंटू 1, इसको मतलब 10 लाख को आप मल्टीप्लाई कर दो 70 से, जो कैलकुलेशन आती है वो जोड़िए, तो ये इनकी। फिर 5 स्टार विलेज स्कीम किसने शुरू की? तो 5 स्टार विलेज है जो कि भारतीय डाक विभाग ने की गई। इसमें क्या होगा, जो भी पोस्टल सर्विस है, पोस्टल सर्विस को हर गांव तक, हर एक गांव के दूर दराज क्षेत्र तक पहुंचाना इनका काम है, ठीक है। तो 5 स्टार विलेज, तो इसमें ये काम किए जाएंगे, ठीक है। केवाईसी प्रमाण पत्र, सुकन्या समृद्धि पीपीएफ खाते, वित्त पोषित डाकघर बचत खाता, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, ज्योति बीमा योजना, ये स्कीम करके हर एक गाँव तक पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के द्वारा इन सेवाओं को प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये होगा कि ये तब गांव जाकर 5 स्टार विलेज बन जाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब की? तो राष्ट्रीय एनएसडी, जहाँ पर से कई टॉप स्टार निकल चुके हैं, तो अभी हाल ही में कलाकार परेश रावल को इनका अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी वो यहीं से निकले हुए हैं, ठीक है। आशुतोष राणा भी एनएसडी से निकले हुए हैं। तो इस एनएसडी की स्थापना है जो कि 1959 में हुई, ठीक है। 1959 में की गई इसकी स्थापना, ठीक है। 1975 में इसे एक स्वतंत्र संस्था कर दी। अब इसका जो भी फंडिंग का काम होता है वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इस एनएसडी की, ठीक है, जो दिल्ली में स्थित है, उसकी संस्कृति मंत्रालय इसका जो पूरा फंडिंग किया जाता है। फिर नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की? तो जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य बन चुका है जिसने अपनी धरोहर पर्यटन नीति की, इसमें गुजरात बन चुका है जो अपनी धरोहर पर्यटन नीति को स्थापित किया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अब 1950 से पूर्व के कोई भी धरोहर को होटल में या फिर धरोहर म्यूजियम, धरोहर रेस्टोरेंट या फिर जिसमें जो भी पर्यटक आएंगे वो इन जो भी हेरिटेज टूरिज्म है, ठीक है, हेरिटेज को आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। हर एक हेरिटेज को देख पाएंगे ताकि वो, और यहाँ गुजरात में और भी पर्यटन को बूस्टअप किया जाए। फिर नेक्स्ट सवाल है कि किस राज्य ने शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की है? तो ये ऐसा राज्य नया जम्मू कश्मीर राज्य बन गया है। तो शिकायत निवारण प्रणाली में क्या होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज शर्मा ने हाल ही में एक नया शिकायत निवारण पोर्टल लॉन्च किया है। नए पोर्टल को केंद्र सरकार के शिकायत तंत्र से जोड़ा जाएगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ का पोर्टल उसे सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। यह पहली बार शिकायत निवारण प्रणाली होगी जिसे सीपी ग्राम नामक केंद्र सरकार के पोर्टल के साथ जोड़ा जा रहा है। तो अब सवाल उठता है कि सीपी ग्राम क्या है? तो सीपी ग्राम एक केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल लेवल पर हम कोई कंप्लेंट दर्ज करते हैं तो वो सीपी ग्राम के माध्यम से होती है, ठीक है। तो अब इस जो जम्मू कश्मीर स्टेट का है उसे इस सीपी ग्राम के साथ में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इस सिस्टम को पहली बार 2007 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा बनाया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसके भारत के प्रधानमंत्री इसके सर्वोच्च प्रमुख है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल है कि दक्षिण सहयोग। तो ये हमारा जैसे मान लो वर्ल्ड मैप है, तो इसमें जो ये दक्षिण के देश है ये एक दूसरे का आपस में सहयोग करें। तो ये कब बनाया जाता है? तो ये 12 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें दक्षिण देश एक दूसरे का सहयोग करें। और अब सहयोग किस पर करना है कि कोविड-19 पर हमें लड़ना है, इसके लिए हमें क्या किया, और एसडीजी गोल, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में हमें क्या करना है, तो ये इसमें अब बताया जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में वुशु विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो वुशु विश्व चैंपियनशिप है जिसमें पूनम खत्री जो कि, ठीक है, एक पुलिस अधिकारी है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो ये पूनम हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली है। 75 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने ईरान की जो मरियम से पहले तो ये फाइनल में हार चुकी थी, ठीक है। उन्हें इसके लिए पहले वो हार चुकी थी, लेकिन जब डोपिंग टेस्ट हुआ तब पता चला कि इस मरियम ने कुछ ड्रग्स ले रखे हैं, ठीक है। तब इन्हें इस मरियम को इस मैच से
आउट किया या फिर इन्हें वापस हराया। और पूनम को है जो कि पूनम एक पुलिस ऑफिसर है, पूनम खत्री को है जो कि गोल्ड पदक दिया गया। ठीक है, तो भारतीय वुशु एसोसिएशन के महासचिव सुहेल अहमद ने ये जानकारी स्पष्ट कर दी है। फिर ये 3 सवाल हैं जो हम सबसे कल देखेंगे कि इनके बारे में इनका आंसर क्या होगा। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अलविदा।